हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो के अंदर हमने पावर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम पावर सिस्टम के अंदर देखने वाले हैं पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक का मान कम या ज्यादा होने पर हमारे सप्लाई सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और शक्ति गुणांक को बढ़ाने की कौन कौन सी विधियां होती है। इन सब बातों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपकी शक्ति होती है, पावर, वो कितने प्रकार की होती है। तो शक्ति होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है शक्ति? तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वास्तविक शक्ति, दूसरी होती है आपकी प्रतिक्रिया शक्ति और तीसरी होती है आपकी आभासी शक्ति। यानी कि एक तो बोलते हैं अपन एक्टिव पावर, दूसरा बोलते हैं रिएक्टिव पावर और तीसरी बोलते हैं एपरेंट पावर। तो सबसे पहले हम तीनों शक्तियों के बारे में जान लेते हैं कि इन तीनों शक्तियों के फॉर्मूले सिंगल फेज सप्लाई के अंदर और थ्री फेज सप्लाई के अंदर इन शक्तियों के सूत्र क्या क्या होते हैं तथा इन शक्तियों को किन किन राशियों के अंदर या किन किन मात्रकों के अंदर मापा जाता है। क्योंकि हमारी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेता है कि रिएक्टिव पावर को अपन किसके अंदर मापते हैं, या फिर वास्तविक शक्ति को किसके अंदर मापा जाता है, या फिर आपकी जो अपरेंट पावर है उसको किसके अंदर मापा जाता है और इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इन शक्तियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन शक्तियों के सूत्र क्या होते हैं और इनको किन किन मात्रकों के अंदर मापा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? पावर यानी कि शक्ति के बारे में। तो मैंने आपको भी बताया कि शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो शक्ति होती है वो कितने प्रकार की होती है? आपकी तीन प्रकार की होती है। शक्ति कितने प्रकार की होती है? आपकी तीन प्रकार की। सबसे पहली जो शक्ति आती है वो होती है कौन सी? आपकी एक्टिव पावर। सबसे पहली कौन सी होती है? आपकी एक्टिव पावर होती है। कौन सी होती है? एक्टिव पावर। दूसरी कौन सी होती है आपकी? तो दूसरी होती है आपकी कौन सी? रिएक्टिव पावर। दूसरी कौन सी होती है आपकी? रिएक्टिव पावर। और जो तीसरी होती है वो तीसरी होती है कौन सी? आपकी एपरेंट पावर। तीसरी कौन सी होती है? आपकी एपरेंट पावर। तो शक्ति कितने प्रकार की? आपकी तीन प्रकार की, एक्टिव, रिएक्टिव और एफरेंट। अगर हिंदी में इनको लिखना चाहे तो ये इसको बोलेंगे अपन क्या? वास्तविक शक्ति। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक शक्ति। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रिएक्टिव पावर का मतलब क्या होगा आपका? प्रतिक्रिया शक्ति। रिएक्टिव पावर का मतलब क्या होगा आपका? प्रतिक्रिया शक्ति। और जो एपरेंट पावर है उसका मतलब क्या होगा आपका? आभासी शक्ति। एपरेंट पावर का मतलब क्या होगा आपका? आभासी शक्ति। तो शक्ति कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। अब ये हम जानेंगे कि वास्तविक शक्ति, रिएक्टिव पावर या एपरेंट पावर है, इनको किस किस के अंदर मापा जाता है। यहाँ से हमारी एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो आपकी वास्तविक शक्ति है इसको मापा जाता है किलोवाट के अंदर। वास्तविक शक्ति को अपन किसके अंदर मापते हैं? तो वास्तविक शक्ति को मापा जाता है किसके अंदर? किलोवाट के अंदर। वास्तविक शक्ति को किस में मापेंगे? किलोवाट में। आपकी जो रिएक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर का जो मात्रक होता है वो होता है VAR। क्या होता है? VAR। इसकी अगर फुल फॉर्म लिखूं मैं तो वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? क्या बोलेंगे इसको? वोल्ट, क्या बोलेंगे? वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो जो आपकी प्रतिक्रिया शक्ति होती है उस प्रतिक्रिया शक्ति को किस में मापा जाता है? VAR के अंदर। ऐसे जो आपकी आभासी शक्ति होती है उस आभासी शक्ति को मापते हैं किस में? वोल्ट एम्पियर में। आभासी शक्ति को किस में मापेंगे? वोल्ट एम्पियर। तो आभासी शक्ति को मापा जाता है वोल्ट एम्पियर के अंदर। किसके अंदर? वोल्ट एम्पियर के अंदर। और जो आपकी एपरेंट पावर होती है उसको मापा जाता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस के अंदर। वास्तविक शक्ति को मापा जाता है किसके अंदर? किलोवाट के अंदर। तो ये तो मैंने आपको बताया कि शक्ति तीन प्रकार की होती है और इनको किस किस के अंदर क्या किया जाता है? मापा जाता है। आपसे ये मात्रक आपके एग्जाम्स के अंदर ये पूछ लेता है कि प्रतिक्रिया शक्ति को किस में मापेंगे, वास्तविक शक्ति को किस में मापेंगे, आभासी शक्ति को किसके अंदर मापा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फिर हम देखेंगे कि इन तीनों शक्तियों के फॉर्मूले हैं वो सिंगल फेज सप्लाई के लिए, किसके लिए? सिंगल फेज सप्लाई के लिए और थ्री फेज सप्लाई के लिए। इन दोनों शक्तियों के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अलग अलग होते हैं। तो हम सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई के लिए इन शक्तियों का क्या देख लेते हैं? आपके
फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कौन सी सप्लाई के लिए, सिंगल फेज सप्लाई के लिए आपकी वास्तविक शक्ति का सूत्र क्या होगा, आपकी प्रतिक्रिया शक्ति का सूत्र क्या होगा और आपकी जो आभासी शक्ति है उसका सूत्र कौन सा होगा। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन सिंगल फेज सप्लाई के लिए। कौन सी सप्लाई के लिए, आपकी सिंगल फेज सप्लाई, यानी कि जो हमारे घरों के अंदर आती है लाइट एंड फैन सप्लाई। तो इसके अंदर देखो जो एक्टिव पावर होती है, कौन सी पावर, आपकी एक्टिव पावर, एक्टिव पावर यानी कि वास्तविक शक्ति। तो एक्टिव पावर यानी कि वास्तविक शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है, वास्तविक शक्ति ओपन किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, और P बराबर सूत्र होता है क्या, VI cos phi। P बराबर क्या होता है, VI cos phi। V बराबर वोल्टेज है, I बराबर करंट है, और cos phi क्या है, इस वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण बन रहा है उसका क्या है, कोसाइन एंगल है। ठीक है, ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, आपका वास्तविक शक्ति का। दूसरी कौन सी है, आपकी रिएक्टिव पावर। दूसरी कौन सी है, आपकी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया शक्ति। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिक्रिया शक्ति। तो प्रतिक्रिया शक्ति को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे, Q से। और इसका सूत्र क्या होता है, आपका VI sin phi होता है। प्रतिक्रिया शक्ति का सूत्र क्या होता है, VI sin phi। तीसरी शक्ति कौन सी बच गई, आपकी आभासी शक्ति। तीसरी शक्ति कौन सी बच गई, आपकी आभासी शक्ति। आभासी शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, एपरेंट पावर। क्या बोलेंगे, एपरेंट पावर। तो आभासी शक्ति को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, S से। किससे प्रदर्शित करते हैं, S से। और S बराबर एक फॉर्मूला तो क्या होता है, अंडर रूट में होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यानी कि वास्तविक शक्ति का स्क्वायर प्लस प्रतिक्रिया शक्ति का स्क्वायर। उसके ऊपर जब रूट निकाल देंगे तो कौन सी शक्ति का मान आ जाएगा आपके पास, आभासी शक्ति का। या फिर आभासी शक्ति S बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, VIB होता है। S बराबर क्या होता है, VIB। अब वास्तविक शक्ति को तो किस में मापते हैं अपन, वाट में। तो इसके साथ तो मैं क्या लिखूंगा, वाट लिखूंगा। प्रतिक्रिया शक्ति को अपन किस में मापते हैं, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस के अंदर मापते हैं। तो प्रतिक्रिया शक्ति क्या आ गया, क्या आ जाएगा, VAR में। आपकी जो आभासी शक्ति है उसको किस में मापते हैं, वोल्ट एम्पियर में मापते हैं। तो आभासी शक्ति के साथ क्या आ जाएगा, VI। तो ये हो गया सिंगल फेज सप्लाई के अंदर वास्तविक शक्ति, प्रतिक्रिया शक्ति और एपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार से इनका क्या किया जाता है, मान निकाला जाता है। अब आपसे इनमें से किसी भी दो तीन चीजों का मान देके आपसे इनसे मान पूछ सकता है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, यहाँ से आपको वोल्टेज का मान दे देगा, करंट का मान दे देगा और आपको पावर फैक्टर का मान दे देगा यहाँ पर। तो फिर वो आपसे वास्तविक शक्ति का मान क्या कर सकता है, निकाल सकता है। या फिर आपसे ये मात्रक पूछ लेगा कि वास्तविक शक्ति को किस में मापेंगे, रिएक्टिव पावर को किस में मापेंगे और एपरेंट पावर को किसके अंदर क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो जैसा भी आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बने वो आपको याद रखना पड़ेगा। वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला ये होता है, इसको इसके अंदर मापा जाता है। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला VI sin phi होता है, इसको VAR के अंदर मापा जाता है। और एपरेंट पावर का फॉर्मूला S बराबर VI होता है, इसको VA के अंदर क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो ये तो कौन सी सप्लाई के लिए हो गया आपका, थ्री फेज सप्लाई, सॉरी सिंगल फेज सप्लाई के लिए। अब हम जो फॉर्मूले देखेंगे वो कौन सी सप्लाई के लिए देखेंगे अपन, थ्री फेज सप्लाई के लिए। अब जो फॉर्मूले वो कौन सी सप्लाई के देखेंगे अपन, थ्री फेज सप्लाई के लिए आपकी वास्तविक शक्ति, रिएक्टिव शक्ति और आभासी शक्ति का फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो थ्री फेज सप्लाई के लिए वही वास्तविक शक्ति को तो किससे प्रदर्शित करेंगे अपन, P से। तो P बराबर क्या आ जाएगा, थ्री फेज सप्लाई के अंदर आ जाएगा अंडर रूट के 3 VL cos phi। एक फॉर्मूला तो क्या हो गया आपका, अंडर रूट 3 VL cos phi। देखिए VL का मतलब है लाइन वोल्टेज, L का मतलब है लाइन, V का मतलब है वोल्टेज। तो VL का मतलब हो गया लाइन वोल्टेज। ऐसे IL का मतलब हो गया, L का मतलब लाइन, I का मतलब करंट, तो क्या होगी IL का मतलब क्या हो गया आपका, लाइन करंट। क्या हो गया, लाइन करंट। अगर आपको लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दे रखी है, अगर आपको लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दे रखी है तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। एक फॉर्मूला और होता है इसी का, एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, P बराबर होता है 3VP IP cos phi। एक फॉर्मूला क्या होता है, 3VP IP cos phi। तो देखिए यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर अंडर रूट 3 आ रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा अंडर रूट 3 तो कब आएगा, जब लाइन वोल्टेज आएगा, जब क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। 3 कब आएगा, जब VP, P का मतलब होता है फेज वोल्टेज, P का मतलब क्या होता है, फेज वोल्टेज। तो जब फेज वोल्टेज आएगा तब क्या आएगा आपका, 3 आएगा। जब लाइन वोल्टेज आएगा तब क्या आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट 3।
ये चीज समझ में आ गई कि √3 तो फॉर्मूले के अंदर कब आएगा और डायरेक्ट 3 है वो फॉर्मूले के अंदर कब आएगा। अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको फेज वोल्टेज दे रखा है और फेज करंट दे रखी है तब तो डायरेक्ट क्या आएगा 3। अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दे रखी है तो क्या आएगा आपका √ क्या आएगा 3 आएगा। दोनों के अंदर याद रखना, कंफ्यूज मत करना, एक दूसरे को उल्टा मत कर देना कि आपको लाइन वोल्टेज दे रखा है और आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर आपको फेज वोल्टेज दे रखा है और आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आपके एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इन चीज को याद रखना है कि √3 तब आएगा जब लाइन वोल्टेज होगा, 3 तब आएगा जब क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। ठीक है। फिर ऐसे आता है आपका रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, वही √3 VL हो जाएगा, IL हो जाएगा, और रिएक्टिव पावर के अंदर cos फाई की जगह क्या आ जाएगा आपका, sin फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sin फाई। ऐसे कैसे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Q बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 आते ही क्या होगा आपका फेज वोल्टेज, और क्या आ जाएगी आपकी फेज करंट आ जाएगी, और cos की जगह क्या आ जाएगा आपका sin क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये कौन सी शक्ति होगी आपकी, रिएक्टिव पावर होगी। कौन सी होगी, रिएक्टिव पावर। ऐसे कैसे आपका एपरेंट पावर, एपरेंट पावर का फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, S बराबर क्या हो जाएगा आपका √3, S बराबर √3 क्या हो जाएगा, VL क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। ऐसे कैसे दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा 3 VP और क्या हो जाएगा, IP हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि आपका VL बराबर क्या है आपका लाइन वोल्टेज है, VL तो क्या है आपका लाइन वोल्टेज है, और VP ऐसे कैसे, पहले IL लिख लो, IL क्या है आपकी लाइन करंट है, IL क्या है आपकी लाइन करंट है। ऐसे VP क्या है आपका फेज वोल्टेज है, VP क्या है आपका फेज वोल्टेज, और IP क्या है आपकी फेज करंट है, IP क्या है आपकी फेज करंट। ठीक है। तो आपको यहां से ये दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे कि वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला P बराबर √3 VL IL cos फाई। तो √3 आएगा कब आएगा, जब लाइन वोल्टेज और क्या दे रखी होगी, लाइन करंट दे रखी हो। तो P बराबर होता है 3 VP IP cos फाई। अब 3 कब आएगा, जब कौन सी दे रखी है अपन को, फेज वोल्टेज और फेज करंट दे रखी है। अगर फेज वोल्टेज और फेज करंट दे रखी है तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अगर लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दे रखी है तो इन शक्तियों के ये फॉर्मूले अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो हमने देखा वास्तविक शक्ति, आपकी प्रतिक्रिया शक्ति, और जो आपकी आभासी शक्ति होती है उनका सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ये चीज क्लियर होगी। इन सब का मात्रक जरूर याद रखना कि वास्तविक शक्ति को किसके अंदर मापा जाता है, तो वास्तविक शक्ति को मापा जाता है वाट के अंदर, एफरेंट पावर को मापा जाता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस के अंदर, और आपकी जो एफरेंट पावर को मापा जाता है वोल्ट एम्पियर में, और रिएक्टिव पावर को मापा जाता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर वाट आ जाएगा, ये आ जाएगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। इनके मात्रक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके शक्तियों के बारे में। अब हम देखेंगे, शक्ति कंप्लीट होगी, हमने देख लिया शक्ति आपकी यहाँ 3 प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे किसका बारे में, पावर फैक्टर के बारे में, कि शक्ति गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पावर फैक्टर की परिभाषाएं क्या होती है, पावर फैक्टर की कौन कौन सी परिभाषाएं हो सकती है, तथा हमारी एग्जाम्स के अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन परिभाषा की बात करेंगे। तो देखिए शक्ति गुणांक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को अपन किससे लिखेंगे, PF से लिखेंगे। P का मतलब पावर है, F का मतलब क्या है, फैक्टर। तो पावर फैक्टर बराबर एक फॉर्मूला तो क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर होता है क्या, वास्तविक शक्ति। क्या होता है, वास्तविक शक्ति। अभी हमने देखा था वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला, वास्तविक शक्ति बटे क्या होता है आपका, आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति और जो आभासी शक्ति है इसका जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, आपका पावर फैक्टर कहलाता है। पहली परिभाषा समझ में आई, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, इसका अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, वास्तविक शक्ति, क्या वास्तविक शक्ति तथा वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति, तथा आभासी शक्ति, आभासी शक्ति का अनुपात। वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, आपका शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक।
एक परिभाषा समझ में आ गई, शक्ति गुणांक कहलाता है। अभी हमने देख लिया था वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है और आभासी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला तो क्या होता है, वी आई क्या होता है आपका, वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला होता है वी आई क्या होता है, कॉस फाई, और आभासी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वी आई होता है। तो वी आई से वी आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस फाई। तो पावर फैक्टर को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, कॉस फाई से। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, वास्तविक शक्ति और जो आपकी आभासी शक्ति है उसका अनुपात क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर कहलाता है। मैंने यहाँ पर वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला लिख दिया, मैंने यहाँ पर आभासी शक्ति का फॉर्मूला लिख दिया, वी आई से वी आई कट गया तो कॉस फाई, यानी कि पावर फैक्टर को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, कॉस फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक परिभाषा तो आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। तो आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है आपका, वास्तविक शक्ति बटे क्या होता है, आभासी शक्ति होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर अपन क्या करें, ये जैसे अपन देख लेते हैं कि ये आपका वोल्टेज है, इधर क्या है आपका वोल्टेज, और ये क्या है आपकी धारा है, ये क्या है आपकी धारा यानी कि करंट। तो वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण होता है, वोल्टेज और धारा के बीच में क्या होता है, जो कोण होता है, उस कोण का कौन सा एंगल, कोस एंगल, उस कोण का कोसाइन एंगल जो होता है वो कोसाइन एंगल भी क्या कहलाता है आपका, पावर फैक्टर कहलाता है। तो वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच बनने वाले कोण का कोसाइन एंगल, क्या, वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच बनने वाले कोण का जो कोसाइन एंगल होता है वो भी क्या कहलाता है आपका, पावर फैक्टर कहलाता है। तो पावर फैक्टर की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो पावर फैक्टर की दूसरी परिभाषा क्या होगी आपकी, वोल्टेज, वोल्टेज व विद्युत धारा, वोल्टेज व विद्युत धारा। तो वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच बनने वाला, के बीच बनने वाले, के बीच बनने वाले कोण का, के बीच बनने वाले जो कोण है उस कोण का कोसाइन एंगल, उस कोण का कौन सा, कोसाइन एंगल, उस कोण का कोसाइन एंगल ही क्या कहलाता है आपका, शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक। तो जो वोल्टेज और विद्युत धारा है उसके बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण का कोसाइन एंगल क्या कहलाता है आपका, शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक की दूसरी परिभाषा क्या होगी, वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच में जो कोण बन रहा है उसका जो कोसाइन एंगल होता है वो कोसाइन एंगल ही क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। एक क्या होता है आपका, एक हमने ये भी पढ़ा है कि शक्ति गुणांक यानी कि कॉस फाई बराबर होता है आर अपॉन क्या होता है, जेड होता है। आर का मतलब क्या हो गया आपका, प्रतिरोध, आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध। जेड का मतलब क्या है आपका, प्रतिबाधा, जेड का मतलब क्या है आपका, प्रतिबाधा। तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा इनका अनुपात भी क्या कहलाता है आपका, शक्ति गुणांक कहलाता है। तो अगली परिभाषा क्या हो गई आपकी, कि प्रतिरोध, क्या आपका, प्रतिरोध व प्रतिबाधा, प्रतिरोध व प्रतिबाधा। तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात है, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात है वो भी क्या कहलाता है आपका, शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक की कितनी परिभाषा हो गई आपकी, तीन परिभाषा हो गई। तीन परिभाषाएं कौन कौन सी होगी, पहली परिभाषा तो क्या होगी आपकी, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात ही क्या कहलाता है आपका, शक्ति गुणांक कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या होगी, वोल्टेज और जो विद्युत धारा है उसके बीच जो कोण बन रहा है उसका कोसाइन एंगल ही क्या कहलाता है आपका, शक्ति गुणांक कहलाता है। तीसरी परिभाषा क्या होगी, प्रतिरोध और जो प्रतिबाधा होता है उसका जो अनुपात होता है वो भी क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। ये तीनों परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, आपकी एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट ये परिभाषाएं क्या आपसे जाती है, पूछ ली जाती है। तो तीनों परिभाषाएं आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि शक्ति गुणांक की कौन कौन सी परिभाषाएं होती है। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग चीजों के लिए अपन ट्राइंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, और उन त्रिभुजों से अपन शक्ति गुणांक के सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पावर ट्राइंगल क्या होता है। सबसे पहले एक देखते हैं अपन क्या, पावर ट्राइंगल। देखिए अलग अलग त्रिभुज बनाते हैं। पावर ट्राइंगल का मतलब होता है क्या, शक्ति त्रिभुज, शक्ति त्रिभुज। तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये मैंने क्या बनाया, समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण मान लेते हैं कितना है आपका, थीटा है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये वाली जो भुजा है इसको मैं मान लेता हूँ क्या, वास्तविक शक्ति। इस भुजा पर मैं क्या लिख देता हूँ, वास्तविक शक्ति।
इस भुजा पे मैंने क्या लिख दिया, वास्तविक शक्ति, और वास्तविक शक्ति को अपन किस में मापते हैं, किलो वाट में। इस वाली भुजा को मैं लिख देता हूं प्रतिक्रिया शक्ति। इस वाली भुजा को क्या लिखूंगा मैं, प्रतिक्रिया शक्ति, प्रतिक्रिया शक्ति। और प्रतिक्रिया शक्ति को किस में मापते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस में। तो ये वाली जो आपकी शक्ति हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, आपकी आभासी शक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आपकी आभासी शक्ति। और आभासी शक्ति को किस में मापते हैं अपन, वोल्ट एम्पियर में। तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, आपका शक्ति त्रिभुज कहलाता है। इसमें ये जो आधार है, इसको बोलेंगे आधार। देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। और जो 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये तो हो गई कर्ण, ये हो गई लंब। तो तीसरी जो भुजा बची है वो कौन सी होगी, आधार। तो इस जो आपका पावर ट्राइंगल है, इस पावर ट्राइंगल के अंदर जो आधार होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, आपका वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करता है। जो लंब होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिक्रिया शक्ति को प्रदर्शित करता है। और जो कर्ण होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, आपका आभासी शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ से पावर फैक्टर का अगर फॉर्मूला लिखे तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, आपका cos फाइव होता है। और cos बराबर क्या होता है आपका, अपन ने ये देखा होगा, अपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, लाल बटे क्या होता है, आपका कक्का होता है। ये साइन होता है, ये cos होता है, ये क्या होता है, tan। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आपका आधार बटे क्या होता है, कर्ण। अब आधार की जगह कौन सी शक्ति है, आपकी वास्तविक शक्ति। तो आधार की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, आपका वास्तविक शक्ति। आधार के लिए ऊपर है तो ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, वास्तविक शक्ति। और कर्ण की जगह क्या है, आपका आभासी शक्ति है। कर्ण की जगह क्या है, आपका आभासी शक्ति। तो ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर फैक्टर cos फाइव बराबर क्या हो गया, आपका वास्तविक शक्ति बटे क्या हो गया, आपका आभासी शक्ति। तो इस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे अपन, पावर ट्रायंगल बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, पावर ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज समझ में आया, पावर ट्रायंगल क्या होता है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा जो ट्रायंगल होता है वो देखेंगे अपन कौन सा, आपका इंपीडेंस ट्रायंगल। कौन सा देंगे अपन, इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा त्रिभुज। देखिए दूसरा कौन सा है आपका, इंपीडेंस ट्रायंगल। कौन सा, इंपीडेंस ट्रायंगल यानी कि प्रतिबाधा त्रिभुज। इंपीडेंस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, प्रतिबाधा त्रिभुज। अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, वही अपन त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाया अपन ने, क्या बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। ये कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का कर्ण हो गया। इस कोण को थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आपकी आधार। अब अपन कह रहे हैं इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं अपन, जेड से। अब जेड बराबर क्या होता है आपका, अंडर रूट में क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर। तो ये जो आर है ये होता है वास्तविक प्रतिरोध। इसको मैंने यहाँ पर लिखूंगा, तो जो आधार होगा उस आधार को तो अपन क्या लिखेंगे, प्रतिरोध से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को किससे लिखेंगे अपन, आर से। और जो आपका लंब होता है उस लंब को लिखेंगे अपन प्रतिघात से। लंब को क्या लिखेंगे अपन, प्रतिघात। और प्रतिघात को अपन किससे लिखते हैं, एक्स से। और जो आपका कर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिबाधा। क्योंकि प्रतिरोध और प्रतिघात इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को किससे लिखेंगे अपन, जेड से। अब अपन को किसका फॉर्मूला लिखना है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखना है। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, cos फाइव। और cos फाइव बराबर अभी अपन ने देखा था क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार की जगह क्या है, प्रतिरोध। आधार की जगह क्या है आपका, प्रतिरोध। और कर्ण की जगह क्या है आपका, प्रतिबाधा। कर्ण की जगह क्या है आपकी, प्रतिबाधा। तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा इनका जो अनुपात है वो भी क्या कहलाता है, आपका पावर फैक्टर ही कहलाता है। मैंने दूसरी लास्ट वाली परिभाषा लिखाई थी आपको कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपका पावर फैक्टर। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखवाया था, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात भी क्या कहलाता है, आपका पावर फैक्टर कहलाता है। तो दोनों ट्राइंगल समझ में आ गए आपके। पावर ट्राइंगल समझ में आ गया कि आधार की जगह वास्तविक शक्ति होती है, लंब की जगह प्रतिक्रिया शक्ति होती है, और कर्ण की जगह क्या होती है, आपकी आभासी शक्ति होती है। ऐसे इंपीडेंस ट्राइंगल समझ में आया आपका। प्रतिबाधा त्रिभुज, प्रतिबाधा त्रिभुज में आधार की जगह क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है।
करण की जगह क्या होता है आपका प्रतिबाधा होता है, और आपका जो लंब होता है उसकी जगह क्या होता है प्रतिबाधा। अब केवल आपका एक त्रिभुज और बचा है, उसको अपन बोलते हैं एडमिटेंस त्रिभुज। उसको क्या बोलते हैं अपन? एडमिटेंस। एडमिटेंस। तो एडमिटेंस त्रिभुज क्या होता है देखिए वो भी समझ लेते हैं कि एडमिटेंस त्रिभुज क्या होता है। एडमिटेंस। एडमिटेंस। तो एडमिटेंस ट्राइंगल, एडमिटेंस को हिंदी में बोलते हैं शायद प्रवेश्यता। क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रवेश्यता त्रिभुज। तो देखिए एडमिटेंस त्रिभुज है जो आपका, ये जो आपका इम्पीडेंस त्रिभुज है इसका जस्ट क्या होता है? विपरीत होता है। क्योंकि अपन जानते हैं क्या होता है, G बराबर क्या होता है आपका 1 बटे क्या होता है R। जैसे चालकता प्रतिरोध की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। चालकता जैसे प्रतिरोध की क्या होती है? उल्टा। यानी कि प्रतिरोध का उल्टा क्या होती है? चालकता। तो देखिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊंगा आपका, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपका, छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर ये प्रतिरोध है, तो इसका उल्टा लिख देंगे। प्रतिरोध की उल्टा क्या होती है? तो प्रतिरोध की उल्टी होती है क्या? चालकता। तो मैं जहां पर प्रतिरोध है वहां पर तो क्या लिख दूंगा? चालकता। चालकता को किससे लिखेंगे अपन? जी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जी से। अब है जो आपका रिएक्टेंस है प्रतिघात, यानी कि एक्स। तो देखिए बी बराबर क्या होता है आपका? 1 बटे एक्स होता है। जैसे G बराबर 1 बटे R होता है, वैसे बी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। यानी कि रिएक्टेंस का जो उल्टा होता है वो कहलाता है ससेप्टेंस। रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है? ससेप्टेंस। जैसे प्रतिरोध का उल्टा क्या होती है आपका? कंडक्टेंस होता है। प्रतिरोध का उल्टा क्या होती है? जैसे चालकता होती है। प्रतिरोध की उल्टी क्या होती है? चालकता। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता। वैसे ही प्रतिघात का उल्टा क्या होता है? ससेप्टेंस होता है। प्रतिघात का उल्टा क्या होगा? ससेप्टेंस। तो यहाँ पर प्रतिघात है, तो लंब, लंब की जगह क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा ससेप्टेंस। क्या आ जाएगा? ससेप्टेंस आ जाएगा। ससेप्टेंस को किससे लिखेंगे अपन? बी से। अब बचा कौन? आपका प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का उल्टा, जैसे प्रतिरोध का उल्टा क्या होती है? चालकता। प्रतिघात का उल्टा क्या होता है? ससेप्टेंस। ऐसे ही क्या होता है आपका जो y बराबर क्या होता है? 1 अपॉन क्या होता है आपका? z होता है। y बराबर क्या होता है? 1 अपॉन z। यानी कि प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है आपका? एडमिटेंस होता है। y क्या चीज है यहाँ पर? एडमिटेंस है। y क्या चीज है आपका? एडमिटेंस। तो प्रतिबाधा का उल्टा क्या होगा आपका? एडमिटेंस। जैसे आपका जो प्रतिघात है, प्रतिघात का उल्टा क्या है आपका? ससेप्टेंस है। बी को किससे प्रतीक करेंगे? ससेप्टेंस से। और जैसे प्रतिरोध का उल्टा क्या होती है? चालकता। वैसे ही प्रतिघात की उल्टी क्या होती है? ससेप्टेंस। वैसे प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है आपका? एडमिटेंस। तो यहां पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? एडमिटेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडमिटेंस। और एडमिटेंस को किससे प्रदर्शित करेंगे अपन? y से। किससे प्रदर्शित करेंगे? y से। तो ये वाला जो ट्राइंगल बना है, ये वाला ट्राइंगल क्या कहलाएगा आपका? एडमिटेंस ट्राइंगल कहलाएगा। ये वाला ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा आपका? एडमिटेंस ट्राइंगल। तो इसमें अपन ने लिखा कि प्रतिरोध का जो उल्टा था उसको यहाँ पर लिख दिया, प्रतिघात का उल्टा था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्रतिबाधा का जो उल्टा है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये वाले तीनों फॉर्मूले याद रखना, ये वाले तीनों फॉर्मूले भी आपके काम में आएंगे। वैसे ये आप हैं जो आपको एसी थ्योरी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हो कि चालकता और प्रतिरोध के अंदर क्या होता है, ऐसे आपका ससेप्टेंस और जो रिएक्टेंस होता है उसके बीच में क्या संबंध होता है, ऐसे एडमिटेंस और प्रतिबाधा है उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो एडमिटेंस और जो इम्पीडेंस है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ससेप्टेंस और रिएक्टेंस होते हैं ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कंडक्टेंस और जो प्रतिरोध है ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? आपके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इनको मैंने, ये वाला जो त्रिभुज बना है ये कौन सा त्रिभुज है आपका? एडमिटेंस त्रिभुज है। और यदि एडमिटेंस त्रिभुज से मैं यदि पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या हो जाएगा? वही आधार बटे क्या लिखना है अपन को? कर्ण। तो आधार की जगह अब यहाँ पर क्या है आपकी? चालकता है। आधार की जगह क्या है आपकी? चालकता। और कर्ण की जगह क्या है आपका? कर्ण की जगह क्या है आपका? एडमिटेंस है। कर्ण की जगह क्या है आपका? एडमिटेंस। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण यानी कि चालकता बटे क्या हो गया आपका? एडमिटेंस। तो चालकता बटे एडमिटेंस ये भी किसका फॉर्मूला है आपका? पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। चालकता को किससे लिखेंगे? जी से। एडमिटेंस को किससे लिखेंगे? वाई से। तो G अपॉन वाई ये भी किसका फॉर्मूला है आपका? पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। G अपॉन वाई भी किसका फॉर्मूला है आपका? पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर के टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? पावर फैक्टर के अपन ने 3 ट्राइंगल से कितने फॉर्मूले निकाले? 3 फॉर्मूले निकाले। एक हमने पढ़ा पावर ट्राइंगल। पावर ट्राइंगल से पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया? वास्तविक शक्ति बटे क्या? आभासी शक्ति।
तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा कौन सा? एडमिटेंस ट्रायंगल। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? एडमिटेंस ट्रायंगल। एडमिटेंस ट्रायंगल के अंदर हमने देखा कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा इन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है? आपका पावर फैक्टर कहलाता है। तीसरा हमने कौन सा त्रिभुज पढ़ा? एडमिटेंस त्रिभुज पढ़ा। कौन सा? एडमिटेंस त्रिभुज। और एडमिटेंस त्रिभुज के अंदर हमने देखा कि पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है? चालकता बटे क्या होती है? एडमिटेंस। यानी कि चालकता और एडमिटेंस इन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है? आपका पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये पावर फैक्टर के लिए अलग अलग फॉर्मूले यहाँ से बन जाते हैं। आपके एग्जाम्स के अंदर किसी भी प्रकार से कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से जो भी आपके पावर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, ये मतलब ये वाला त्रिभुज आपको याद होना चाहिए, ये त्रिभुज याद होना चाहिए आपको, ये वाला त्रिभुज याद होना चाहिए। यानी कि पावर ट्रायंगल किस प्रकार से बनाते हैं, एडमिटेंस ट्रायंगल किस प्रकार से बनाते हैं और इंपीडेंस ट्रायंगल किस प्रकार से बनाते हैं। फिर फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको निकालना है कॉस थीटा, क्योंकि पावर फैक्टर को अपन किससे प्रतिस्थापित करते हैं? कॉस फाई से। और कॉस बराबर अपन जानते हैं क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण। तो जो आधार है उसमें क्या करेंगे? कर्ण का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे सामने पावर फैक्टर का क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने पढ़ी शक्ति क्या होती है, शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो हमने 3 प्रकार की शक्तियां पढ़ी है, आपकी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। तीनों प्रकार की शक्तियों के मात्रक आपको जरूर याद रखने हैं, कौन कौन से मात्रक होते हैं, और तीनों प्रकार की शक्तियों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। शक्ति के बाद में हमने क्या देखा? पावर फैक्टर की परिभाषाएं देखी कि पावर फैक्टर की कौन कौन सी परिभाषाएं होती है। फिर मैंने उन परिभाषाओं को आपको समझाया कि ये परिभाषाएं कहां से और किस प्रकार से आपकी बनती है। तो इसके लिए मैंने आपको 3 ट्रायंगल बनाना सिखाया। एक मैंने आपको बताया पावर ट्रायंगल, एक मैंने आपको बताया इंपीडेंस ट्रायंगल, एक मैंने आपको बताया एडमिटेंस ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल की सहायता से, तीनों त्रिभुज की सहायता से मैंने पावर फैक्टर के अलग अलग सूत्र आपको निकालना समझाया। अब इसके बाद में आता है कि जो पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर का मान यदि ज्यादा हो जाए या पावर फैक्टर का मान ज्यादा रहे तो इससे हमारा क्या फायदा होता है? पावर फैक्टर का मान, हाई पावर फैक्टर का हमारे लिए क्या फायदा है और लो पावर फैक्टर का हमारे लिए क्या नुकसान है। तो देखिए पावर फैक्टर का मान क्या होता है? पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? तो पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है आपका? 1। और जो आपका पावर फैक्टर होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो पावर फैक्टर होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक हम पढ़ेंगे यूनिटी पावर फैक्टर, एक हम क्या पढ़ते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं लैगिंग पावर फैक्टर, क्या पढ़ते हैं? लैगिंग। और एक हम पढ़ते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, क्या पढ़ते हैं? लीडिंग। तो हम देखेंगे लैगिंग, लीडिंग और आपका जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है और किस कंडीशन में होता है। तो जो पावर फैक्टर है क्या आपका? शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक का अधिकतम मान, क्या? शक्ति गुणांक का अधिकतम मान। तो शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? तो शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है आपका? 1 होता है। क्या होता है? 1। और शक्ति गुणांक का जो अधिकतम मान जो 1 होता है उसी को अपन बोलते हैं यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको? यूनिटी। क्या बोल सकते हैं इसको? यूनिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनिटी। या फिर यूनिटी ना देके आपकी एग्जाम्स के अंदर क्या बोल सकता है? इकाई भी बोल सकता है इसको। क्या बोल सकता है? इकाई। तो यूनिटी या इकाई शक्ति गुणांक वो कहाँ की, उसका मान कितना होता है आपका? 1 होता है। और ये शक्ति गुणांक की क्या होती है? आपकी अधिकतम वैल्यू होती है। तो पावर फैक्टर के टाइप की अगर बात करें कि पावर फैक्टर के जो प्रकार की बात करें तो पावर फैक्टर आपका कितने प्रकार का होता है? तो पावर फैक्टर है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जो पहला पावर फैक्टर है वो कौन सा होता है आपका? यूनिटी पावर फैक्टर होता है। पहला पावर फैक्टर कौन सा होता है आपका? यूनिटी पावर फैक्टर। पहला कौन सा होता है आपका? यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि इकाई शक्ति गुणांक। कौन सा होता है आपका? इकाई शक्ति गुणांक। पहला तो कौन सा हो गया आपका? इकाई शक्ति गुणांक हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लैगिंग पावर फैक्टर। दूसरा क्या होता है आपका? लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर। दूसरा क्या हो गया आपका? लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग का मतलब क्या होता है आपका? पश्चगामी। क्या होता है? तो पश्चगामी शक्ति गुणांक। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? पश्चगामी शक्ति गुणांक हो गया। तीसरा क्या होता है आपका? तो तीसरा होता है आपका कौन सा? लीडिंग पावर फैक्टर। तीसरा कौन सा होता है आपका?
लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तीसरा कौन सा होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है आपका अग्रगामी शक्ति गुणांक। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है अग्रगामी शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक कितने प्रकार के लिखे मैंने 3 प्रकार के, इकाई शक्ति गुणांक, पश्चगामी शक्ति गुणांक और अग्रगामी शक्ति गुणांक। अब हम देखेंगे इकाई शक्ति गुणांक तो किस लोड के लिए होता है, पश्चगामी शक्ति गुणांक कौन सी स्थिति के अंदर होगा और अग्रगामी शक्ति गुणांक कौन सी स्थिति के अंदर होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कौन से की इकाई शक्ति गुणांक। देखिए आपका जो भी अल्टरनेटर है, अगर अल्टरनेटर के ऊपर अपन ने ऐसा लोड लगाया है जो केवल और केवल शुद्ध प्रतिरोध प्रकार का है, क्या होता है आपका शुद्ध प्रतिरोधी लोड। कौन सा लोड है आपका शुद्ध प्रतिरोधी लोड। तो शुद्ध प्रतिरोधी लोड का जो पावर फैक्टर है, शुद्ध प्रतिरोधी लोड का पावर फैक्टर, तो शुद्ध प्रतिरोधी लोड का पावर फैक्टर क्या होता है आपका इकाई होता है। क्या होता है आपका इकाई। इकाई का मतलब कितना होता है 1। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर कौन सा होगा इकाई। यानी कि अगर कोई भी सर्किट है उस सर्किट का पावर फैक्टर क्या है आपका इकाई है, यूनिटी है, इकाई है, 1 है। तो उसका मतलब क्या है कि उस सर्किट के अंदर केवल और केवल कौन सा लोड लगा हुआ है प्रतिरोधी लोड लगा हुआ है, शुद्ध प्रतिरोधी लोड लगा हुआ है। अगर उसके अंदर शुद्ध प्रतिरोधी लोड होगा तभी उसका पावर फैक्टर कितना होगा आपका इकाई होगा। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों का पावर फैक्टर कितना होता है इकाई होता है। याद रखना शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ या शुद्ध प्रतिरोधी लोड का जो पावर फैक्टर है वो कितना होता है आपका इकाई होता है। जब आपका पावर फैक्टर इकाई होता है उस कंडीशन में क्या होता है, जब पावर फैक्टर इकाई होता है उस कंडीशन में क्या होता है वोल्टेज और विद्युत धारा, वोल्टेज व विद्युत धारा। तो वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच बनने वाला कोण, वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच बनने वाला कोण, तो वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच में कोण कितना डिग्री का बनता है आपका 0 डिग्री का होता है। मतलब वोल्टेज और विद्युत धारा ये 0 डिग्री। देखिए इधर आपका वोल्टेज है, इधर ही आपकी धारा हो गई, तो इन दोनों के बीच में कोण का मान थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो जब वोल्टेज और विद्युत धारा जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर का मान कितना होता है इकाई होता है। जब पावर फैक्टर का मान इकाई होता है तो उस परिपथ के अंदर केवल और केवल क्या होता है शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का लोड ही क्या होता है आपका जुड़ा होता है। तो ये चीज में समझ में आई। इकाई शक्ति गुणांक का मान, इकाई शक्ति गुणांक कब होता है, तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर कैसा लोड लगा हुआ है शुद्ध प्रतिरोधी लोड लगा हुआ है, तो उस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा इकाई। जब पावर फैक्टर इकाई होता है तब क्या होता है वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच में जो कोण बनता है उसका मान कितना डिग्री होता है 0 डिग्री। तो इकाई शक्ति गुणांक पर वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच बनने वाले कोण का मान कितना डिग्री होता है आपका 0 डिग्री होता है। तो आपका इकाई शक्ति गुणांक कंप्लीट हो गया। इकाई शक्ति गुणांक के बाद में आता है कौन सा आपका लैगिंग पावर फैक्टर। कौन सा आता है लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर क्या होगा, लैगिंग का मतलब होगा पश्चगामी शक्ति गुणांक। लैगिंग का मतलब कौन सा हो गया आपका पश्चगामी शक्ति गुणांक। पश्चगामी शक्ति गुणांक के अंदर क्या होती है, अभी जो इकाई शक्ति गुणांक के अंदर आपकी धारा और वोल्टेज क्या हो रही थी आपकी एक ही दिशा में थी, लेकिन पश्चगामी शक्ति गुणांक के अंदर क्या होती है जो विद्युत धारा होती है वो वोल्टेज से क्या रह जाती है आपकी पीछे रह जाती है, यानी कि थीटा डिग्री क्या रह जाती है आपकी पीछे रहती है। तो पश्चगामी शक्ति गुणांक के अंदर क्या होती है धारा वोल्टेज से क्या रहती है पीछे रहती है। धारा वोल्टेज से, देखिए यहां पर धारा पीछे रह गई, वोल्टेज कहां निकल गया आपका आगे निकल गया। तो इसके अंदर जो आपका पावर फैक्टर होगा वो पावर फैक्टर कौन सा होगा पश्चगामी शक्ति गुणांक। अब कौन से लोड के लिए धारा पश्चगामी होती है, तो जो आपका इंडक्टिव लोड होता है। कौन सा लोड होता है आपका इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव जो लोड होता है, इंडक्टिव लोड का मतलब होता है प्रेरकीय लोड। कौन सा लोड आपका प्रेरकीय लोड, यानी कि ऐसी मोटर जिसके अंदर वाइंडिंग लगी होती है, जिसके अंदर कुंडली लगी होती है। जिस किसी भी मोटर के अंदर कुंडली की जाएगी, वाइंडिंग की जाएगी, उसका लोड कौन सा होगा, वो कौन सा लोड होगा आपका इंडक्टिव लोड होगा। और जिसका इंडक्टिव लोड होगा उसका पावर फैक्टर कौन सा होगा आपका पश्चगामी होगा। जिसके अंदर प्रेरकीय लोड होगा, प्रेरकीय लोड का पावर फैक्टर क्या होगा आपका पश्चगामी होता है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप प्रेरकीय लोड। कौन सा लोड आपका प्रेरकीय लोड का पावर फैक्टर, प्रेरकीय लोड का
पावर फैक्टर। तो प्रेरकीय लोड का पावर फैक्टर क्या होता है आपका? पश्चगामी होता है। क्या होता है? पश्चगामी होता है। तो प्रेरकीय लोड का पावर फैक्टर क्या होता है आपका? पश्चगामी होता है। और ये पश्चगामी पावर फैक्टर के अंदर क्या होती है? जो विद्युत धारा होती है, क्या? विद्युत धारा। वो विद्युत धारा होती है, वो क्या होती है? वोल्टेज से क्या होती है आपकी? थीटा डिग्री क्या रहती है आपकी? पीछे रहती है। थीटा डिग्री क्या रहती है आपकी? पीछे रहती है। तो जो आपका पश्चगामी शक्ति गुणांक होगा, पश्चगामी शक्ति गुणांक के अंदर विद्युत धारा पीछे रहेगी और वोल्टेज कहाँ रहेगा आपका? आगे रहेगा। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? पश्चगामी शक्ति गुणांक। तीसरा शक्ति गुणांक होता है, कौन सा होता है आपका? अग्रगामी शक्ति गुणांक। अब अग्रगामी शक्ति गुणांक के अंदर क्या होगा? एक तो धारा अभी पीछे रह रही थी, लेकिन अग्रगामी शक्ति गुणांक के अंदर क्या हो जाएगी? धारा है वो वोल्टेज से क्या हो जाएगी आपकी? आगे हो जाएगी। अब धारा वोल्टेज से थीटा डिग्री क्या हो गई? आगे। तो उस परिपथ का शक्ति गुणांक कौन सा होगा आपका? अग्रगामी शक्ति गुणांक होगा। अब ये धारा आगे कब होती है? कौन से लोड के अंदर होता है? तो जो कैपेसिटिव लोड होता है। कौन सा लोड होता है आपका? कैपेसिटिव लोड होता है। जो आपका धारितीय लोड, कौन सा लोड होता है आपका? धारितीय लोड। तो धारितीय लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है आपका? अग्रगामी शक्ति गुणांक होता है। धारितीय लोड का पावर फैक्टर कौन सा होता है आपका? अग्रगामी। तो इसके अंदर यहां लिख देता हूं मैं। तो धारितीय लोड का, कौन से का? धारितीय लोड। तो धारितीय लोड का शक्ति गुणांक, धारितीय लोड का शक्ति गुणांक। तो धारितीय लोड का शक्ति गुणांक क्या होता है आपका? अग्रगामी होता है। क्या होता है आपका? अग्रगामी। धारितीय लोड का शक्ति गुणांक क्या होता है आपका? अग्रगामी होता है। दूसरा क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जो विद्युत धारा होती है, क्या होती है आपकी? विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा होती है वो वोल्टेज से, किससे? वोल्टेज से क्या होती है आपकी? थीटा डिग्री क्या रहती है आपकी? आगे रहती है। तो विद्युत धारा है वो वोल्टेज से थीटा डिग्री क्या रहती है आपकी? आगे रहती है। कौन से शक्ति गुणांक की बात कर रहा हूं मैं? अग्रगामी शक्ति गुणांक। तो अग्रगामी शक्ति गुणांक कब होगा? जब लोड कौन सा होगा आपका? कैपेसिटिव लोड होगा, धारितीय लोड होगा। तो धारितीय लोड का शक्ति गुणांक कौन सा होता है आपका? अग्रगामी होता है। धारितीय लोड के अंदर क्या होती है? विद्युत धारा होती है वो वोल्टेज से थीटा डिग्री क्या रहती है आपकी? आगे रहती है। तो ये शक्ति गुणांक की वैल्यू हो गई कि शक्ति गुणांक कौन कौन सा हो सकता है आपका? यूनिटी पावर फैक्टर होता है, लैगिंग होता है और कौन सा होता है? लीडिंग होता है। अब हम देखेंगे कि शक्ति गुणांक का मान, एक जो शक्ति गुणांक है इसका मान कम या ज्यादा होने से हमको क्या तो फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। यहाँ से में हमारी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि शक्ति गुणांक का मान कम या ज्यादा होने से हमारे पावर सिस्टम के अंदर या सप्लाई सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या? एक्टिव पावर का फॉर्मूला। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर क्या होता है आपका? VI क्या होता है? cos फाई। P बराबर क्या होता है? VI क्या होता है? cos फाई। अगर मैं यहाँ से I का मान निकालना चाहूँ, किसका मान निकालना चाहूँ? I। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बटे क्या हो जाएगा? V इंटू क्या हो जाएगा? cos क्या हो जाएगा? फाई। I बराबर क्या हो गया? P बटे V cos फाइव। ये किसका मान हो गया? I का। इसी फॉर्मूले से निकाला है। I को मैंने यहाँ पर रख लिया, ये दोनों संख्या इससे गुणा हो रही है, गुणा वाली संख्या इस तरफ आएगी तो क्या लग जाएगी? भाग। अब देखिए यहाँ पर जो cos फाइव है, ये cos फाइव क्या चीज है? आपका पावर फैक्टर है। cos फाइव क्या चीज है? आपका पावर फैक्टर। और I का मतलब क्या है? आपकी विद्युत धारा। I का मतलब क्या है? आपका विद्युत धारा। और cos फाइव का मतलब क्या है? शक्ति गुणांक। अगर मैं cos फाइव का मान ज्यादा होगा, अगर मैं इससे ऐसे और लिख लूँ आगे, तो I है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? cos फाई के। I व्युत्क्रमानुपाती है किसके? cos फाई के। ये चीज समझ में आई? इसी फॉर्मूले से निकालना है। I है जो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? cos फाई के। यानी कि अगर cos फाई का मान ज्यादा होगा, अगर cos फाई का मान क्या होगा? ज्यादा, तो I का मान क्या रहेगा? कम रहेगा। यानी कि यदि पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा, किसका मान ज्यादा होगा? पावर फैक्टर। तो यदि पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा का मान क्या होगा? आपका कम होगा। तो जब पावर फैक्टर हाई पावर फैक्टर होगा, उच्च पावर फैक्टर पर विद्युत धारा का मान क्या होता है? आपका कम होता है। तो पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है? आपका कम होता है। तो पहला फायदा क्या होता है आपका? उच्च पावर फैक्टर पर क्या होता है? उच्च पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? शक्ति गुणांक। तो उच्च शक्ति गुणांक पर क्या होता है? विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान क्या होता है?
विद्युत धारा का मान क्या होता है आपका कम होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है कम। अब किसी भी मशीन्स के अंदर या परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान कम होगा तो उसकी जो विद्युत धारा रेटिंग है क्या होगी आपकी विद्युत धारा रेटिंग। विद्युत धारा रेटिंग यानी कि जो करंट रेटिंग है, विद्युत धारा रेटिंग यानी कि करंट रेटिंग। तो करंट रेटिंग का मान भी क्या होगा आपका कम होगा। करंट रेटिंग का मान क्या होगा कम। अब यदि करंट रेटिंग का मान कम होगा तो उससे क्या होगा, जब करंट रेटिंग का मान कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो मशीन का जो आकार है वो मशीन का आकार क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। यानी कि पावर फैक्टर का मान यदि ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर का मान ज्यादा होने से उस मशीन की करंट रेटिंग का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा। और जब मशीन की करंट रेटिंग का मान घटेगा तो उससे क्या होगा, मशीन का आकार कम हो जाएगा। मशीन का आकार क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। मशीन का आकार कम हो जाएगा। तो अगर पावर फैक्टर का मान ज्यादा है तो मशीन की जो साइज है वो क्या हो जाएगी आपकी घट जाएगी। मशीन का आकार क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। तो पावर फैक्टर का एक फायदा क्या हो गया कि उच्च पावर फैक्टर पर विद्युत धारा का मान क्या होता है आपका कम होता है, क्योंकि विद्युत धारा पावर फैक्टर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो विद्युत धारा का मान क्या रहेगा कम। तो उच्च पावर फैक्टर पर विद्युत धारा का मान क्या होगा कम होगा। जब विद्युत धारा का मान कम होगा तो उसकी जो करंट रेटिंग है उसका मान भी क्या होगा आपका कम होगा। जब करंट रेटिंग का मान कम होगा तो मशीन का आकार भी क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो उच्च पावर फैक्टर से क्या होता है मशीन का आकार क्या हो जाता है घट जाता है। मशीन का आकार क्या हो जाता है आपका छोटा हो जाता है। ये हमारे लिए क्या है एक फायदा है। कैपेसिटी तो मशीन की उतनी ही रहेगी लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा घट जाएगा। दूसरा क्या होता है, अब यदि करंट का मान क्या हो रहा है घट रहा है, करंट का मान क्या हो रहा है घट रहा है, तो अपन जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है आई आर होता है। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है आई आर। तो अगर करंट का मान यानी कि आई का मान कम है तो इस वोल्टेज ड्रॉप का मान भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो उच्च पावर फैक्टर से क्या होता है परिपथ के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है। उच्च पावर फैक्टर से करंट का मान कम होता है, करंट का मान कम होने से वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। अब यदि वोल्टेज ड्रॉप का मान कम हो गया तो क्या होगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशंस का मान भी क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। और वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना हमारे लिए क्या होता है अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। अब ये अंतर जितना कम होगा उतना हमारे लिए क्या होगा अच्छा होगा। कि एक मशीन आपकी नो लोड पर काम कर रही है और एक मशीन आपकी फुल लोड पर काम कर रही है तो उनके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो यदि पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो करंट का मान कम होगा, करंट का मान कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप का मान कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान भी क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान भी क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। ये कब हो रहा है उच्च पावर फैक्टर पर। तो समझ में आया, पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा कम। अगर विद्युत धारा का मान कम हुआ तो उससे वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो जाएगा कम। अगर वोल्टेज ड्रॉप का मान कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशंस का मान भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच का अंतर कम हो जाएगा, जो हमारे लिए एक क्या है आपकी अच्छी बात है। तो उच्च पावर फैक्टर पर क्या होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशंस का मान क्या हो जाता है आपका घटे जाता है। तीसरा क्या होगा आपका उच्च पावर फैक्टर किसके ऊपर, उच्च पावर फैक्टर पर क्या होगा आपका, उच्च पावर फैक्टर पर क्या होगा आपका जब पावर फैक्टर का मान उच्च होगा तो धारा का मान क्या रहेगा कम होगा। धारा का मान क्या होगा कम। और हम जानते हैं धारा का मान कम होगा तो जो हानि होती है, हानि का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर क्या होता है आर होता है। हानि का सूत्र क्या होता है आई स्क्वायर आर। तो पावर फैक्टर का मान यदि ज्यादा होगा तो करंट का मान कम, और यदि करंट का मान कम होगा तो उसके अंदर होने वाली हानि का मान भी क्या हो जाएगा कम। क्योंकि आई का मान कम है तो आई का स्क्वायर होगा तो वो भी क्या आएगा कम आएगा। मतलब परिपथ के अंदर होने वाली हानि का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा।
अब यदि कोई मशीन के अंदर होने वाली हानि का मान घट रहा है तो वो हमारे लिए तो क्या है, फायदा। यानी कि उस मशीन के अंदर यदि कम से कम हानि हो रही है तो वो तो हमारे लिए क्या है, फायदा। तो अगर पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो ज्यादा पावर फैक्टर से करंट का मान क्या होता है, कम। और यदि करंट का मान कम होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस यानी कि हानि का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जिस मशीन के अंदर हानि कम होगी, जिस मशीन के अंदर हानि कम होगी उस मशीन की दक्षता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। उस मशीन की दक्षता क्या रहेगी, ज्यादा। तो दक्षता का मान क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। दक्षता का मान क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। मतलब मशीन की दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर पावर फैक्टर का मान ज्यादा होता है तो पावर फैक्टर का मान ज्यादा होने से करंट का मान कम हो जाता है। करंट का मान कम होने से मशीन के अंदर होने वाली हानि का मान कम हो जाता है। और जब मशीन के अंदर हानि कम से कम होगी तो हमको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, मतलब उस मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो उच्च पावर फैक्टर से क्या होता है, मशीन की दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उच्च पावर फैक्टर से क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशंस का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। उच्च पावर फैक्टर से मशीन का आकार क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। अगली बात, अब देखिए पावर फैक्टर का मान यदि क्या होगा, आपका ज्यादा होगा तो हम जानते हैं पावर फैक्टर का मान ज्यादा होने से करंट का मान क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। अगला क्या लिखोगे, अगला लिखोगे आप यदि जो पावर फैक्टर है यानी कि शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक का मान क्या है, ज्यादा। शक्ति गुणांक का मान ज्यादा है तो जो करंट विद्युत धारा आई है उस आई का मान क्या है, यदि कम है, आई का मान क्या है, कम। अब देखिए यदि करंट का मान कम होगा, करंट का मान होगा तो कम करंट को ले जाने के लिए अपन को क्या होगी, पतले तार की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, पतले तार। अगर करंट का मान ज्यादा होता तो उस करंट को ले जाने के लिए अपन को क्या चाहिए था, मोटा तार चाहिए था। अब यहां पर पावर फैक्टर का मान ज्यादा होने से करंट का मान क्या हो रहा है, कम। अब कम करंट को ले जाने के लिए अपन पतले तार लगा सकते हैं। तो तार अपन को क्या लगाना पड़ेगा, पतला लगाना पड़ेगा। जब तार पतला लगाएंगे तो तार का आयतन घट जाएगा। तार का आयतन घट जाएगा तो हमारी जो लागत है, मशीन को बनाने की जो लागत है, वो लागत भी क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। तो पावर फैक्टर का मान ज्यादा होने से करंट का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। जिससे अपन को क्या लगाना पड़ेगा, मशीन में पतले तार लगाने पड़ेंगे। जिससे क्या लगाना पड़ेंगे, पतले तार का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। पतले तार का उपयोग कर सकते हैं। पतले तार का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, चालक पदार्थ की क्या होती है, हमको बचत होती है। चालक पदार्थ की क्या होती है, आपकी बचत होती है। चालक पदार्थ की क्या होती है, आपकी बचत। तो ये क्या है, आपके हाई पावर फैक्टर के कुछ क्या है, अपन को लाभ है कि पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो उससे हमको क्या क्या लाभ मिलेगा। पहला लाभ तो क्या होगा, पावर फैक्टर का ज्यादा मान होने से विद्युत धारा का मान कम होगा। विद्युत धारा का मान कम होने से मशीन की करंट रेटिंग का मान कम हो जाएगा। करंट रेटिंग का मान कम हो जाएगा तो मशीन का आकार भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा, दूसरा क्या, यदि पावर फैक्टर है, इस पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा, पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो विद्युत धारा का मान कम होगा। विद्युत धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप आई आर का मान भी क्या हो जाएगा, कम। अगर वोल्टेज ड्रॉप आई आर का मान कम हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशंस का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। फिर होता है हाई पावर फैक्टर पर क्या होगा, करंट का मान कम होता है जिससे हानि, हानि का सूत्र क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। आई का मान कम हो गया तो हानि का मान भी कम हो जाएगा जिससे मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर पावर फैक्टर का मान ज्यादा तो करंट का मान कम होता है। अब कम करंट को ले जाने के लिए हम पतले तार लगा सकते हैं जिससे चालक पदार्थ की हमारी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो उच्च पावर फैक्टर की ये कुछ क्या है, हमारे लिए लाभ है। तो ये हो गए हमारे उच्च पावर फैक्टर के लाभ। अगर हानियां देखनी है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो कि पावर फैक्टर का मान यदि कम हो जाएगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा जिससे मशीन की करंट रेटिंग बढ़ जाएगी तो उससे आकार भी बढ़ जाएगा। करंट का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। करंट का मान यदि बढ़ेगा तो हानि का मान बढ़ जाएगा तो भी दक्षता क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, उसकी क्या हो जाएगी, हानियां। तो आपको सिर्फ लाभ लाभ याद रखने हैं कि पावर फैक्टर का मान ज्यादा होने से हमको क्या क्या लाभ होते हैं, जो मैंने बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझाया है। अब बात आती है कि पावर फैक्टर का मान है, जो पावर फैक्टर का मान है वो किन किन के कारण क्या होता है, घट जाता है। तो निम्न पावर फैक्टर के कारण क्या क्या है आपके निम्न पावर फैक्टर के कारण।
निम्न शक्ति गुणांक, निम्न शक्ति गुणांक के कारण, कि निम्न शक्ति गुणांक के कौन कौन से कारण होते हैं। तो देखिए शक्ति गुणांक कम किन किन के कारण होता है, तो जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, सिंगल फेज कौन सी मोटर है आपकी, इंडक्शन मोटर, चाहे वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो चाहे वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो। तो सिंगल फेज और जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, सिंगल फेज और थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है, उस इंडक्शन मोटर के कारण क्या होता है, पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है आपका, घट जाता है। दूसरा क्या होता है, आपकी जो रिपल्सन मोटर होती है, कौन सी होती है, जो आपकी रिपल्सन मोटर। तो रिपल्सन मोटर के कारण भी क्या होता है, आपका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। तो रिपल्सन कौन सी मोटर आपकी, रिपल्सन मोटर। तो रिपल्सन मोटर के कारण भी क्या होता है, आपका पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। तीसरा क्या होता है आपका, जो इंडक्शन हीटिंग होती है, क्या होती है आपका, इंडक्शन हीटिंग, यानी कि इंडक्शन जो हीटर होता है, उस इंडक्शन हीटर के कारण भी क्या होता है, आपका पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। फिर क्या होता है, आपके जो भी गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं, क्या होते हैं आपके, गैस डिस्चार्ज लैंप, जितने भी गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं उनके कारण भी पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। चौथा क्या है आपका, जो विद्युत विधि है, जो इंडक्शन भट्टी है आपकी, क्या है आपकी, इंडक्शन भट्टी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फर्नेंस है आपकी, क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फर्नेंस, इलेक्ट्रिक भट्टी। तो इलेक्ट्रिक फर्नेंस के कारण भी क्या हो जाती है आपकी, इलेक्ट्रिक फर्नेंस के कारण भी पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये वो कारक है जिनके कारण पावर फैक्टर का मान क्या होता है, घटता है। तो किन किन के कारण पावर फैक्टर का मान घटता है, तो आपकी सिंगल फेज और थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर है, प्रेरण मोटर है, उनके कारण पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। आपकी जो रिपल्सन मोटर है उसके कारण भी पावर फैक्टर का मान क्या होता है, घटता है। आपकी जो इंडक्शन हीटिंग है, जो भी इंडक्शन आपके जो भी चूल्हे हैं या इंडक्शन हीटर है, उसके कारण भी पावर फैक्टर क्या होता है, घटता है। आपके जितने भी गैस डिस्चार्ज लैंप है, कौन से लैंप है, गैस डिस्चार्ज लैंप के कारण भी पावर फैक्टर क्या होता है, आपका घट जाता है। आपकी जो इलेक्ट्रिक भट्टियां होती है, आपकी जो विद्युत भट्टी होती है या इंडक्शन जो भट्टी होती है, उसके कारण भी पावर फैक्टर का मान क्या होता है, आपका घटता है। अब यदि पावर फैक्टर का मान यदि घट गया, तो उस पावर फैक्टर के मान को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो पावर फैक्टर का बढ़ाने की विधियां क्या, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को बढ़ाने की विधि, ये भी देख लेते हैं कि जब पावर फैक्टर का मान घट गया तो उस पावर फैक्टर को अपन किस प्रकार से बढ़ाएंगे। भाई पावर फैक्टर बढ़ घट तो गया, लेकिन हमको तो क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि जितना पावर फैक्टर ज्यादा होगा उतना हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि पावर फैक्टर का मान ज्यादा होने से क्या क्या चीजें हमारे लिए अच्छी होती है। तो पावर फैक्टर का मान इन इन चीजों के कारण तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है। अब उस पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर घट गया उसको बढ़ाना है, तो कितनी विधि है, तीन विधि है। एक तो पावर फैक्टर अपन किसकी सहायता से बढ़ाएंगे, कैपेसिटर द्वारा। किसके द्वारा बढ़ाएंगे अपन, कैपेसिटर। हम क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपन को लीडिंग पावर देगा, अग्रगामी शक्ति देगा, और उसके कारण पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो एक तो किसके, कैपेसिटर के द्वारा। दूसरा क्या होगा आपका, सिंक्रोनस मोटर। किसको, सिंक्रोनस मोटर के द्वारा। तो सिंक्रोनस मोटर के द्वारा भी अपन भी क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर के मान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा कौन सा होता है आपका, तीसरा बोलते हैं कौन सी विधि, फेज एडवांसर विधि की सहायता से। फेज एडवांसर विधि की सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर के मान को बढ़ा सकते हैं। तो पावर फैक्टर को कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं अपन, तीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो कैपेसिटर के द्वारा बढ़ा सकते हैं, एक सिंक्रोनस मोटर के द्वारा बढ़ा सकते हैं, और एक फेज एडवांसर के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे पावर कैपेसिटर द्वारा कब काम में लेंगे, किस प्रकार बढ़ाती है, सिंक्रोनस मोटर कब कम किस कंडीशन में बढ़ाती है, और फेज एडवांसर विधि का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो पावर फैक्टर को बढ़ाने की विधि कितनी विधियां हैं, आपको तीन विधियां। तीनों विधियों के नाम आपको पता होना चाहिए, आपकी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है पावर फैक्टर का मान बढ़ाने की कौन कौन सी विधियां है। तो सबसे पहले कौन सी विधि के बारे में बात करते हैं अपन, कैपेसिटर के द्वारा। किसके द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा पावर फैक्टर को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो कैपेसिटर क्या करता है,
किसी भी लोड है, जिस लोड का अपन को पावर फैक्टर लगाना है, उस लोड के समांतर क्रम में क्या लगा देंगे अपन, एक कैपेसिटर लगा देंगे। अब वो कैपेसिटर क्या करेगा आपको, तो कैपेसिटर क्या करता है आपका, लीडिंग पावर प्रदान करता है। कौन सी पावर देता है कैपेसिटर, लीडिंग पावर, यानी कि अग्रगामी शक्ति। कैपेसिटर हमको कौन सी शक्ति देता है, अग्रगामी शक्ति देता है। और वो अग्रगामी शक्ति के कारण क्या होती है, आपकी जो धारा है, जो धारा आपकी वोल्टेज से जो पीछे रह रही थी, जो धारा आपकी क्या हो रही थी, वोल्टेज से क्या हो रही थी, आपके पीछे रह रही थी, तो कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, इस वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण बन रहा है, उस कोण का मान क्या हो जाता है आपका, घट जाता है। कोण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अब जैसे ही कोण का मान घटेगा तो अपन जाते हैं कॉस थीटा के अंदर। कॉस थीटा के अंदर जब थीटा की वैल्यू, इस थीटा का मान कम होता है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़, क्योंकि कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1, और कॉस 90 का मान कितना होता है आपका, 0। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे ही 90 से घटती जाएगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 90 से घटती जाएगी, वैसे वैसे पावर फैक्टर का मान 0 से कहाँ पहुंचता जाएगा, 1 की तरफ। यानी कि थीटा की वैल्यू घटने से पावर फैक्टर का मान क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, इस वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण बन रहा है, उस कोण के मान को क्या कर देता है, घटा देता है। जब इस पावर फैक्टर एंगल का मान, जब इस पावर फैक्टर कोण का मान घट जाएगा, तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज और धारा के बीच बनने वाले कोण के मान को क्या करता है, घटाकर पावर फैक्टर का मान क्या करता है, बढ़ाता है। तो यह क्या करता है, यह वोल्टेज व विद्युत धारा के बीच बनने वाले कोण को क्या कर देता है, घटा देता है। अब जैसे कोण घटेगा तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए पावर फैक्टर का मान परिवर्तित होने से, पावर फैक्टर का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शक्ति गुणांक का मान, शक्ति गुणांक का मान परिवर्तित होने पर क्या होती है, वास्तविक शक्ति का मान, कौन सी शक्ति का मान, वास्तविक शक्ति क्या होती है आपकी, अपरिवर्तित रहती है। वास्तविक शक्ति क्या होती है, अपरिवर्तित। वास्तविक शक्ति क्या रहती है आपकी, अपरिवर्तित। इंपॉर्टेंट है कि पावर फैक्टर का मान चेंज होने से वास्तविक शक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वास्तविक शक्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब पावर फैक्टर का मान क्या होता है, चेंज होता है। तो पावर फैक्टर का मान चाहे घटे चाहे बढ़े, इससे वास्तविक शक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पावर फैक्टर का मान परिवर्तित होने पर वास्तविक शक्ति तो क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। लेकिन क्या होती है, जो आभासी शक्ति होती है, कौन सी शक्ति है वो, आभासी शक्ति का मान क्या होता है, आभासी शक्ति का मान क्या होता है आपका, बदल जाता है। आभासी शक्ति का मान क्या हो जाता है आपका, बदल जाता है। तो पावर फैक्टर का मान कम या ज्यादा होने से वास्तविक शक्ति यानी कि जो एक्टिव पावर है आपकी, कौन सी पावर है आपकी, एक्टिव पावर के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो आपकी जो एपरेंट पावर है, लेकिन आपकी जो एपरेंट पावर है, वो एपरेंट पावर क्या हो जाती है आपकी, एपरेंट पावर का मान क्या हो जाता है आपका, बदल जाता है। तो पावर फैक्टर का मान कम या ज्यादा होने से किसका मान बदलता है, आभासी शक्ति का मान तो बदलता है, लेकिन वास्तविक शक्ति का मान नहीं बदलता। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया कि पावर फैक्टर का मान चेंज होने से कौन सी शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वास्तविक शक्ति अपरिवर्तित रहती है, आभासी शक्ति का मान बदलता है। और आभासी शक्ति के साथ साथ आप यहां पर भी लिख सकते हो प्रतिक्रिया शक्ति। प्रतिक्रिया शक्ति का मान भी क्या होता है आपका, परिवर्तित होता है। तो आभासी और प्रतिक्रिया शक्ति का मान चेंज होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति का मान चेंज नहीं होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच जो कोण बन रहा है, उस कोण का मान क्या कर देता है, कम हो जाता है। जब कोण का मान कम हो जाएगा तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो ये तो कौन सी विधि होगी आपकी, वास्तविक। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, आपको याद रखनी कि कौन सी शक्ति का मान चेंज होता है और कौन सी शक्ति का मान चेंज नहीं होता। दूसरी होती है कौन सी विधि आपकी, सिंक्रोनस मोटर। तो इसके अंदर पूछा जाता है कि सिंक्रोनस मोटर को किस कंडीशन में चलाकर अपन पावर फैक्टर का मान क्या किया जाता है, सुधारा जाता है।
तो इसके अंदर पूछा जाता है क्या, दूसरा क्या रखा जाता है, जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है, जो आपकी कौन सी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर को क्या किया जाता है, नो लोड की अवस्था में, सिंक्रोनस मोटर को नो लोड की अवस्था में, और क्या हो जाता है, ओवर एक्साइटेड रीजन यानी कि अति उत्तेजक अवस्था, अति उत्तेजक अवस्था, अति उत्तेजक अवस्था में चलाकर क्या करते हैं अपन, पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक का क्या करते हैं अपन, मान बढ़ाते हैं, शक्ति गुणांक का मान बढ़ाते हैं। तो शक्ति गुणांक का मान कब बढ़ाएंगे कि सिंक्रोनस मोटर को अपन क्या करेंगे, नो लोड की अवस्था में और ओवर एक्साइटेड रीजन यानी कि ओवर एक्साइटेड रीजन, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं यहां पर, ओवर एक्साइटेड रीजन, ओवर एक्साइटेड रीजन के अंदर चलाकर अपन शक्ति गुणांक के मान को क्या कर सकते हैं, अपन बढ़ा सकते हैं। ओवर एक्साइटेड रीजन को हिंदी में बोलते हैं अति उत्तेजक अवस्था के अंदर सिंक्रोनस मोटर को चलाकर अपन क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर का मान बढ़ा सकते हैं। तीसरी विधि कौन सी आपकी, फेज एडवांसर। तो ये जो फेज एडवांसर विधि है, इसका पूछा जाता है कि फेज एडवांसर विधि का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो फेज एडवांसर विधि, तो फेज एडवांसर विधि की सहायता से, फेज एडवांसर विधि की सहायता से थ्री फेज जो आपकी प्रेरण मोटर होती है, थ्री फेज प्रेरण मोटर यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या किया जाता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर बढ़ाया जाता है। कौन सी विधि की सहायता से, तो फेज एडवांसर विधि का प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर पावर फैक्टर का मान बढ़ाने के लिए अपन फेज एडवांसर विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये आपका पावर फैक्टर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है कि हमने देखा कि पावर फैक्टर क्या होता है, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, पावर फैक्टर का मान कम या ज्यादा होने से हमारे सिस्टम्स के अंदर क्या तो फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। फिर हमने देखा पावर फैक्टर है वो किस किस कारणों से क्या हो जाता है, घट जाता है, और यदि पावर फैक्टर का मान घट गया तो उसके मान को हम किन किन प्रकार से या किन किन विधियों के द्वारा पावर फैक्टर का मान बढ़ाया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने पावर फैक्टर को बिल्कुल जीरो से एडवांस तक जितने भी आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।